गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र इस पार्ट को पढ़ा रहे हैं। और इसमें हमने पिछले वीडियो में चुंबक के बारे में पढ़ाया था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हमने इस पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो थोड़ा उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करता है, या ये कह सकते हैं कि किसी जैसे चुंबक है तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर चुंबकीय सुई पर बलाघूर्ण लगता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर हमने ये कहा था इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं, ये वैज्ञानिक के नाम पर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। ये टेस्ला का मात्रक हो गया। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 1 टेस्ला होता है। और इसका जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो है गॉस। ये भी वैज्ञानिक के नाम पर है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मात्रक गॉस भी है, ये छोटा मात्रक है। और 10 की घात 4 गॉस बराबर होता है 1 टेस्ला। तो 10 की घात 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला। गॉस छोटा मात्रक है, टेस्ला बड़ा मात्रक है। टेस्ला इसका एसआई मात्रक है। इसके बाद हमने पढ़ाया था कि चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं कि हम जानते हैं जब किसी चुंबक के चारों ओर हम चुंबकीय सुई को ले आते हैं तो चुंबकीय सुई पर ये चुंबक क्या करता है? बलाघूर्ण लगाता है। तो चुंबकीय सुई एक प्रत्येक अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय सुई अलग अलग दिशाओं में ठहरती है। ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर जब कोई चुंबकीय सुई के गमन का जो पथ होता है, उस पथ को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाले निष्कोण वक्र होते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिनके द्वारा किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट किया जाता है। और ये कैसे प्रकट होगा कि हम किसी चुंबक के चारों ओर क्या करेंगे? चुंबकीय सुई को रखेंगे अलग अलग स्थानों पे, और चुंबकीय सुई के गमन का जो पथ होगा, चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरेगी उन दिशाओं को हम नोट कर लेंगे, उन बिंदुओं को हम नोट करेंगे। और उन बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा? चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी। चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या थे कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करती हैं, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। और दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो हमने कहा, चुंबकीय क्षेत्र का एक परिभाषा और भी है कि जैसे माना यहाँ पर ये चुंबक है रखा हुआ, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, माना ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो निश्चित ही चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही होंगी, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रही होंगी। तो यहाँ पर हम किसी तल की कल्पना अगर हम करें कि चुंबकीय क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल वाला कोई तल ले, जैसे माना ये तल है, इसका क्षेत्रफल क्या एकांक है। तो एकांक क्षेत्रफल वाले तल से
अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम कैपिटल बी से प्रकट करते हैं, सदिश राशि है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल वाले काल्पनिक तल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसका मात्रक टेस्ला हो गया, SI मात्रक, छोटा मात्रक इसका गॉस हो गया, एक मात्रक इसका और है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए, हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? चुंबक के द्वारा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे? जैसे माना एक चालक है, ये तार है कोई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो धारावाही चालक बन गया। माना इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो किसी धारावाही चालक के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सबसे पहले जो पता है, वो सबसे पहले पता इसका चला था, इसके बारे में सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी ऑरस्टेड ने। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ये वैज्ञानिक थे, तो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। इन्होंने सन 1820 में जो है एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार में बताया कि गतिमान जो आवेश होता है उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात गतिमान आवेश चुंबक की भांति व्यवहार करता है। या ये कह सकते हैं कि इनके प्रयोग के द्वारा ये पता चला कि धारावाही चालक एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और धारावाही चालक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे माना इस तार में धारा बह रही है, तो धारावाही तार हो गया, तो इसका अपना क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, और तब ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो इस का पता सबसे पहले ऑरस्टेड ने लगाया था। तो उनका जो प्रयोग है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, ऑरस्टेड का प्रयोग। तो देखिए, इसमें ऑरस्टेड ने क्या किया कि एक तार लिया, जैसे में कह सकते हैं कि माना ये एक कील है लोहे की, और इसके चारों ओर हम क्या कर दें? तांबे के तारों को, पृथक तारों को लपेट दें, और उन तांबे के तारों का संबंध हम किसी बैटरी के धन और ऋण ध्रुव से कर दें। तो उस बैटरी से इस तार में क्या बहेगी? धारा बहेगी। तो ऐसा होने पर जो कील है, ये कील चुंबकित हो जाती है, और तब ये कील जो है अन्य छोटी छोटी कीलों को, लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तब अर्थात जब इस तार में, इस लोहे की कील में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस समय चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। तो उसी प्रयोग के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ऑरस्टेड ने क्या किया कि एक चालक लिया AB, और इस चालक, इस तार AB में जो है का संबंध एक सेल और एक कुंजी से कर दिया, और इस तार के समांतर उन्होंने जो है यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख दी, कंपास नीडल रख दी, और ये देखा कि जब यहाँ पर ये कुंजी, ये की जो है ये खुली थी, ये दबाई नहीं गई थी, तो उस समय इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यानी जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उस समय ये चुंबकीय सुई जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा है, तो उसी दिशा में चुंबकीय सुई ठहरती है। वैसे भी चुंबकीय सुई क्या होती है? मुक्त रूप से रखी गई चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, क्योंकि चुंबकीय सुई स्वयं में भी चुंबक होती है, इसलिए उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी। तो यानी जब इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो ये चुंबकीय, इसके समांतर की गई जो चुंबकीय सुई थी, ये क्या ठहरी? उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरी रही। जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी रही। अब जो है हमने क्या किया इसके बाद इसमें कि ये कुंजी तब दबा दी जाती है। तो जब कुंजी को दबा दिया जाता है, तो उस समय इस सेल के द्वारा इस परिपथ में धारा बहती है। तो ये धारा धन से ऋण की ओर बहेगी। तो उस समय सेल में धारा A से B की ओर बहती, सेल के द्वारा इस तार में A से B दिशा में धारा बहती है। और जैसे इसमें धारा बहती है, तत्काल उस समय क्या होगा? ये जो चुंबकीय सुई है, ये अपने पहले वाली स्थिति से कुछ विक्षेपित हो जाएगी। पहले ऐसी थी चुंबकीय सुई, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ। तो उस समय इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं थी तार में, पर जैसे तार में धारा प्रवाहित हुई, तो तत्काल इस चुंबकीय सुई जो है क्या हो गई? पहले से थोड़ा विक्षेपित हो गई, यानी थोड़ा इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। ये पहले इस दिशा में था, अब ऐसे हो गया। तो तार में धारा प्रवाहित होते ही चुंबकीय सुई पहले वाली दिशा से विक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा? चुंबकीय सुई पर, चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होती है? जब चुंबकीय सुई के नजदीक कोई और चुंबक होता है।
क्योंकि वो जो दूसरा चुंबक है वो चुंबकीय सुई पे क्या लगा रहा होगा, बलागुण लगा रहा होगा, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है, इसका अर्थ है कि ये जो धारावाहिक तार था, ये धारावाहिक तार क्या बन गया, इसमें चुंबक बन गया, और धारावाहिक तार के चुंबक बनते ही इस चुंबकीय सुई पर एक बलागुण लगा, जिससे कि इसकी सुई पहले की से किसी अन्य दिशा में आके ठहर गई। ठीक है, इससे पता चल गया कि जब इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये धारावाहिक तार क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। अर्थात धारावाहिक तार या धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण जो है इस चुंबकीय सुई में विक्षेप आया। अब यदि ये कर दिया जाए कि ये इसकी दिशा को उलट दिया जाए, यदि धारा की दिशा को उलट दिया जाए, तो यदि सेल के ध्रुव हम विपरीत दिशा में कर दें, जैसे माना ये धन प्लेट कर दी और ये ऋण प्लेट कर दी, तो उस समय यदि सेल के द्वारा धारा की दिशा को उलट दिया जाए, यदि परिपथ में धारा की दिशा को उलट दें, तो अब ये धारा यहां से आके और बहेगी, धन से ऋण की ओर बहेगी, ये हो गया। यदि धारा की दिशा को हम उलट दें तो तब क्या होता है, इस तार ए बी में धारा बी से अब ए की ओर बह रही है, पहले ए से बी की ओर बह रही थी, अब बी से ए की ओर बह रही है। तो तार में धारा की दिशा को उलट देने पर ये चुंबकीय सुई का विक्षेप भी पहले से विपरीत दिशा में होता है। यानी अब ये चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, ये चुंबकीय सुई इस तरीके से घूम जाएगी कि एन वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और एस वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, घूम जाएगा। पहले ऐसे था, अब ये ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, एन वाला हिस्सा यहाँ आ गया, एस वाला हिस्सा यहाँ चले गया। तो इस प्रकार से जैसे माना सपोज पहले ये एन था और ये क्या हो गया, एस था पहले, जैसे धारा की दिशा उलट दी तो तत्काल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चुंबकीय सुई की दिशा भी उलट जाएगी, ये एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। इस प्रकार से यानी सुई जो है ये भी पहले से विपरीत दिशा में घूम जाएगी, इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब किसी धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस समय चुंबकीय सुई किसी अन्य दिशा में आके ठहरती है। ठीक है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरती। और जब धारावाहिक चालक में धारा की दिशा उलट दी जाती है तो चुंबकीय सुई का विक्षेप पहले वाली स्थिति से विपरीत दिशा में हो जाता है। इसका अर्थ है कि धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम जानते हैं धारावाहिक चालक मतलब इस चालक में धारा बह रही है, तो धारा बह रही मतलब यहाँ आवेश बह रहे हैं। तो अर्थात धारावाहिक चालक जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ गतिमान जो आवेश हैं वो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबक के द्वारा ही उत्पन्न नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक चालक के द्वारा भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश के द्वारा भी उत्पन्न होता है। जब जब आवेश गतिमान होगा तब तब वह गतिमान आवेश एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा और अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि स्थिर आवेश और गतिमान आवेश में क्या अंतर है। तो स्थिर आवेश जो होगा, स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश केवल जो है ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश, जो गतिमान आवेश होता है, मूविंग चार्ज, ये जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ ही साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है क्योंकि ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जबकि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। यही जो है स्थिर आवेश और गतिमान आवेश में मूल अंतर है कि गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों होता है, जबकि स्थिर आवेश का केवल वैद्युत क्षेत्र होता है। अब इसके बाद ऑरेस्टेड का जो प्रयोग हो गया, इससे निष्कर्ष निकल गया कि गतिमान आवेश या यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारावाहिक चालक क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। माना इस चालक में ये धारावाहिक तार है, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है,
तो इसमें क्या होगा, धारा बहने के कारण ये अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसकी ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, इसकी अपनी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर इस तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। एक वृत्त ये आएगा, एक वृत्त ये आएगा, फिर एक बड़ा वृत्त आएगा। सभी वृत्तों का केंद्र क्या होगा, इसी तार पे होगा। तो किसी सीधे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। किसी तार का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उस सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है इसमें कि ऑरेस्टेड के प्रयोग से ये पता चल गया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि हमें पता है, पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसके मान को निकालने वाला सूत्र क्या है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक नियम है जिसे जो है हम बायो-सैवर्ट के नियम से जानते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट ने जो है सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी इंजीनियर हैं बायो एवं सैवर्ट, तो इन्होंने जो है सन 1820 में किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बायो-सैवर्ट का नियम के नाम से जानते हैं। तो ये नियम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए इसको, माना ये कोई धारावाही चालक है, कोई तार है माना, इसमें धारा सपोज ऊपर की ओर बह रही है, ये धारा आई धारा बह रही है इसमें। अब इस धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर, ये मानो कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसको किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम बायो-सैवर्ट नियम का प्रयोग करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो बायो-सैवर्ट के नियमानुसार इसमें क्या करेंगे, जो धारावाही चालक है इसको हम बहुत छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। जैसे एक खंड हमने ये ले लिया इसका, ये बहुत छोटे छोटे खंडों में, इतने छोटे खंडों में बांटेंगे कि प्रत्येक खंड एक सीधे रेखा के रूप में प्राप्त हो। ये जैसे सीधी रेखा गई, ऐसे दूसरा ये सीधी रेखा के रूप में आ गया। तो हम यहाँ पे कोई एक खंड ले रहे हैं, तो यदि किसी धारावाही चालक को बहुत छोटे छोटे खंडों के रूप में बांटें और किसी खंड को हम यहाँ पर लें, जैसे एक खंड है, इस खंड की लंबाई माना क्या है, DL। ये इतना छोटा खंड है, इस खंड का नाम है स्मॉल AB खंड, इस खंड का नाम हो गया अल्प खंड या अल्पांश। तो किसी धारावाही चालक का एक अल्प खंड AB है, इसमें धारा I बह रही है, तो इस अल्प खंड की लंबाई, इस अल्प खंड की लंबाई यह है DL, इसमें धारा बह रही है I। अब इस अल्प खंड से बाहर यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो माना इस अल्प धारावाही जो खंड है, अल्प धारावाही खंड कहेंगे इसको क्योंकि इसमें धारा बह रही है। तो इस अल्प धारावाही खंड से इस बिंदु P की दूरी माना स्मॉल r है, ये स्मॉल r दूरी पे है। ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे ये ले लिया हमने खंड। तो किसी AB धारावाही अल्प खंड से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो माना इस खंड के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, DB है। तो किसी अल्प खंड के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसके बारे में बायो-सैवर्ट का नियम जानकारी देता है। तो देखिए क्या क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसके बारे में देखिए कि किसी धारावाही चालक के
अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB ये इस खंड में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना इस खंड में कितनी धारा बह रही है, I धारा। तो किसी धारावाही खंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही खंड में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कि यह चुंबकीय क्षेत्र इस खंड की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जो ये अल्पखंड है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस अल्प धारावाही खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना इस अल्पखंड की लंबाई कितनी है, dl, ये लंबाई dl है, तो इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती भी ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीसरा कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस अल्पखंड और उस बिंदु P को इस अल्पखंड से मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखिए, ये अल्पखंड हो गया और ये बिंदु P, ये है बिंदु P को इस अल्पखंड से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा और ये अल्पखंड, इनके बीच का जो कोण है, ये वाला कोण, तो ये कोण है माना थीटा। तो अल्पखंड और बिंदु P को अल्पखंड से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी इस अल्पखंड के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होगा। जहां थीटा क्या है, वो है अल्पखंड और इस बिंदु P को अल्पखंड से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, यानी ये रेखा और इस रेखा के बीच का कोण। ठीक है, फिर अगला, यह चुंबकीय क्षेत्र ये बिंदु P की अल्पखंड से दूरी, तो बिंदु P की अल्पखंड से दूरी कितनी है, r, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पखंड से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर ये दूरी ज्यादा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, और अगर ये दूरी कम है तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB है, इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। r घटने पे dB बढ़ जाएगा, r बढ़ने पे dB घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध इसी प्रकार का होता है। अब इसको मैं कंबाइंड में कह रहा हूँ। बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पखंड और बिंदु P को अल्पखंड से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और बिंदु P की इस अल्पखंड से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है पूरा बायो-सावर्ट का नियम है। इन चारों जो ये यहाँ पर हमारे पास है निष्कर्ष आए, इनको सम्मिलित रूप में अगर हम लिखें तो सम्मिलित रूप में लिखने पर हमारे पास ये आता है कि dB की, जब ये dB जो है इन सब पे निर्भर कर रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इन सभी राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इनके गुणनफल पर भी निर्भर करेगा। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब गुणा हो जाएंगे, I इंटू dl इंटू साइन थीटा, I इंटू dl इंटू साइन थीटा इंटू 1/r², तो ये आ जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो यहाँ पर क्या आ गया ये कि किसी धारावाही चालक के अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी ये बिंदु P की अल्पखंड से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कंबाइंड में लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इसी को बायो-सावर्ट के नियम का सूत्र कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। माना यहाँ पर माध्यम, सपोज यहाँ पर निर्वात या y है, तो यदि माध्यम निर्वात या y है तो ये सूत्र जो है ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, dB
बराबर, इसको टर्न पे बराबर आया और एक नियतांक आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई और इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो इसी फॉर्मूले को हम बाय-सेवर्ट के नियम का सूत्र कहते हैं कि dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ म्यू 0 क्या है, म्यू 0 ये एक नियतांक है, इसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो निर्वात की चुंबकशीलता, ये इसका मतलब हो गया यहाँ पे। और म्यू 0 का जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये जो है इसकी वैल्यू है और इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस सूत्र से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मात्रक था, गलती से वो इसका मात्रक था। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो गया, इस आई का मात्रक एम्पियर आ गया और यहाँ पर डीएल का मात्रक हम निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। डीएल का मात्रक हमारा मीटर हो गया, दूरी है। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, ये भी दूरी है, इसका मात्रक मीटर होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर हम इसको देखें यहाँ से, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और ये आई, ये स्क्वायर हो जाएगा, डीएल से कट जाएगा मीटर से मीटर, ठीक है। ये इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहां पर एक चीज देखें कि म्यू 0 इसका मान हमको मिल गया, म्यू 0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, इन दोनों का गुणनफल का मान कितना होता है। तो म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर हम इनके गुणनफल को देखें कितना आ रहा है, तो देखिए म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन, इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू 0 इसके अपॉन में हम 4 पाई लिख दें और यहाँ पर हम लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन 0। कुछ नहीं किया मैंने, इसके हर में भी 4 पाई लिखा और यहाँ अंश में भी 4 पाई लिखा, आएगा वही म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब इसका मान क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसका मान आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷। देखिए म्यू 0 का मान क्या गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये म्यू 0 का मान आ गया, 4 पाई का मान 4 पाई रखा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान क्या होता है, 9 गुणा क्या 10 की घात 9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा क्या 10 की घात 9। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 को यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या आ जाएगा, इससे यह आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो इससे जो है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और ये आ गया हमारा 9 इंटू 10⁻, ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻16, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/9 इंटू
10 टू पावर 16। अब देखिए इसको आगे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10 टू पावर 8। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 टू पावर 8 का स्क्वायर 10 टू पावर 16। अब ये क्या चीज है, 1/3 इंटू 10 टू पावर 8, ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 जो है स्मॉल सी की वैल्यू है। स्मॉल सी मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में सूर्य प्रकाश का वेग, ठीक है, वो होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये उसको हम स्मॉल सी से प्रकट करते हैं, तो ये 1/c लिखा जा सकता है और इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, निर्वात में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। तो ये आ गया 1/c का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि μ0 ε0 इक्वल टू हो गया 1/c स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, इस पे सवाल आ सकता है या ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि μ0 इंटू ε0 किसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये बायो-सैवर्ट का हमने नियम पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बायो-सैवर्ट के नियम द्वारा हमने धारावाहिक चालक के एक अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो पूरे धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो पूरे धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस धारावाहिक चालक को छोटे छोटे अल्पखंडों में बांट के निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस धारावाहिक चालक को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, पर ये ऐसे ऐसे कई टुकड़ों में बांट देंगे, ऐसे, ठीक है। वो अल्पखंड ऐसे होने चाहिए सीधे रेखा के रूप में। तो धारावाहिक चालक को बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेते हैं और प्रत्येक अल्पखंड के कारण इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सैवर्ट के इस सूत्र से निकाल देंगे और तब सभी अल्पांशों के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उन चुंबकीय क्षेत्रों का हम क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे और तब यहाँ पर आ जाएगा पूरे धारावाहिक चालक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी इन सभी अल्पखंडों के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएंगे उनको हम नाम देंगे dB1, dB2, dB3 और तब सभी चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग करने पे संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान तो हम बायो-सैवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। वो नियम है, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के जो नियम हैं उसमें सबसे पहला नियम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और चारों मिली हुई अंगुलियां, ये चारों उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए। तो यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को चारों मिली हुई अंगुलियों के साथ लंबवत रखें, अंगूठा धारा की दिशा को प्रकट करें। ये अंगूठा किसकी दिशा को प्रकट कर रहा है, धारा की दिशा को प्रकट कर रहा है। और ये अंगुलियां चुंबक उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। ध्यान से सुनिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार रखें कि अंगूठा चारों मिली हुई अंगुलियों के लंबवत रहे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रकट करे और चारों मिली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। जैसे माना ये तार है, इस तार में धारा बह रही है, ये धारावाहिक चालक बन गया, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा।
इसके कारण मैं यहाँ पर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख रहा हूँ। तो कैसे करेंगे इस नियम को अप्लाई? हम दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकाल लें। दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से रखिए, चारों मिली हुई उंगलियां अंगूठे के लंबवत रहनी चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा में हो। ये अंगूठा देखिए धारा की दिशा में आ गया। ये चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये बिंदु स्टन इस तरफ है, तो ये उंगलियां इस तरफ आ गई। ठीक है, तो चारों मिली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस स्थिति में इस नियम के अनुसार यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस बोल्ट के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। ऐसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये बोल्ट के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, यानी जो सर्किल के अंदर जो क्रॉस है वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोल्ट के तल के लंबवत अंदर की ओर है। परंतु यदि इस बिंदु P' पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? इसी नियम के अनुसार कि चारों मिली हुई उंगलियां अंगूठे के लंबवत रखिए, अंगूठा धारा की दिशा में हो। तो ये अंगूठा धारा की दिशा में है, ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा में आ गया। चारों मिली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो चारों मिली हुई उंगलियां इस तरफ कर दी। तो यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, चारों मिली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, ये दिशा, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। तो इस नियम के अनुसार P' पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बोल्ट के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो बाहर की ओर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा के इसके चारों ओर एक सर्किल बना देते हैं। तो यहाँ पर ये सर्किल जो है, डॉट वाला सर्किल, ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल्ट के तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब दूसरा जो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का, वो नियम है पेचकस का नियम या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त पेचकस का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम, इसको पेचकस का नियम भी कहते हैं। पेंच का नियम तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि हम किसी पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, यदि हम दाहिने हाथ की अंगुलियों से किसी पेचकस को इस प्रकार से पकड़ें कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, हम इस पेचकस को घुमा रहे हैं, परंतु इस प्रकार से घुमा रहे हैं कि ये पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रकट करती हैं। जैसे देखिए इसको, माना इस तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, ये बिंदु P है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये P' हमने यहाँ पर ले लिया। इन दोनों बिंदुओं पर हम धारा की, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पेचकस ले लिया, तो पेचकस को हमने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा उंगलियों के बीच, ये ऐसा पकड़ा। यदि किसी हम पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़े और घुमाए कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, ऐसे ये, तो इस समय क्या होगा, इस जो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये यहाँ पर क्या करती हैं, ये यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रकट करती हैं। यहाँ पे ये इसमें, तो यदि हम पेचकस की नोक को इस प्रकार से दाहिने हाथ से पकड़े, पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो
पेचकस की नोक को धारा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अंगूठा इस पेचकस को जिस दिशा में घुमाएगा, तो अंगूठे के घूमने की जो दिशा होती है वो दिशा यहाँ पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे में घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र P डैश, P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बोर्ड के तल के लंबवत ये ऐसा घूम रहा है ये, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, अर्थात इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो दोबारा देखिए इसको, यदि किसी पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठे द्वारा पेचकस की नोक को घुमाने पर अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है। तो अंगूठे के घूमने की दिशा ही किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे अंगूठा किस दिशा में घूम रहा है। तो अंगूठा इस समय यहाँ पर अंदर की ओर आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, जबकि यहाँ पर अंगूठा इस बिंदु पे अंगूठा बोर्ड के तल से बाहर की ओर आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इन दो नियमों के द्वारा हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ज़्यादातर जो है दाहिने हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ध्यान रहे, दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम है उसके द्वारा दो दिशाओं को ज्ञात किया जाता है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है और एक चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों को ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम उपयोग में लाते हैं। इसलिए हम इनको नंबर 1 नंबर 2 के नाम से जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो है उसको नियम नंबर 1 कह दीजिए या नियम नंबर 2 कह दीजिए, और ऐसे ही अगले वाले को कोई नंबर दे दीजिए। तो जैसे दक्षिण चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दोनों में सेम आएगा पर कथन अलग अलग है। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, यदि हम दाहिने हाथ की चारों मिली हुई उंगलियों को अंगूठे के लंबवत रखें, अंगूठा धारा की दिशा में हो, चारों मिली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। तो आज हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल लिखा है, ऑरेस्टेड का प्रयोग, बायो-सैवर्ट का नियम और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने संबंधी जो नियम हैं इनके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।